नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की ओर। आज जिस प्रकार से हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं, महिला आज हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपने आप का एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है, अपने आप को एक सर्वोच्च पद पर स्थापित कर चुकी है। आज उनकी जो सशक्तिकरण के प्रति जो बढ़ती हुई उनकी प्रगति है वो हम देख सकते हैं। लेकिन आज के समाज में फिर भी कहीं ना कहीं हम पुरुषों का नजरिया देखते हैं तो आज भी वो छोटी सोच के साथ महिलाओं को छोटे कपड़े, लंबे व्याख्यान या उनको एक प्रकार से घर की ओर जाने के लिए कह देते हैं। एक्चुअल में वो सोच दर्शाता है कि हम किस प्रकार से उस समाज की ओर देखते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों से लड़ते हुए महिला उस पायदान पे आज पहुंची है जो उसकी अपनी मेहनत है। उसी के सशक्तिकरण की बढ़ती हुई प्रगति को हम आज देखेंगे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी चीजों पर भी चर्चाएं करेंगे जिनको वो लगातार अत्याचारों के रूप में सहन करती आ रही है। लोगों के ताने हैं वो अत्याचार के रूप में सहन कर रही है, उनके साथ आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं, उनको भी सहन करती हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। आखिर ये सशक्तिकरण की प्रगति शिक्षा, उद्यमिता, राजनीति के क्षेत्र में चर्चा में क्यों आया है आज? द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि हाल ही के वर्षों में भारत में महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वो उल्लेखनीय वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो जो शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, सामाजिक सक्रियता में बढ़ती हुई भागीदारी को हम देख सकते हैं। हालांकि इस प्रगति में, जो ये प्रगति है, इस प्रगति में सांस्कृतिक नैतिक स्वायत्तता पर बहस भी छिड़ी है। भाई जो उनकी नैतिकता है, उनकी स्वायत्तता है, उस पर डिबेट भी छिड़ रही है। आखिर उसके ऊपर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड का एक एग्जांपल मैं देता हूं। उत्तराखंड में मिस ऋषिकेश के ऊपर ये बात आई है। मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता में पूर्वाभ्यास में व्यवधान जैसी घटनाएं निरंतर नैतिक, पुलिसिंग और पितृसत्तात्मक नियंत्रण को उजागर करती है। जो पुलिसिंग और पितृसत्तात्मक, भाई वो पैट्रियार्कल एक सिस्टम को वहां पर उजागर करती है। जो महिलाओं ने आत्म अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती दी, लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और महिलाओं की पसंद और आकांक्षाओं का वास्तविक सम्मान करने का जो करने वाला जो समाज है, उसको बढ़ावा देने के लिए इन तनावों को समाधान आवश्यक है। इन तनावों का समाधान जरूरी है जो एक बेहतर समाज को निर्मित कर सकता है, जो महिलाओं को सम्मान दे सकता है, जो जातिगत आधार पर भेदभाव ना करे, जो लैंगिक आधार पर भेदभाव ना करे, जो व्यक्तिगत समानता में विश्वास करता हो। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख सोर्स के अगर बारे में मैं बात करूं तो महिला साक्षरता में बढ़ती, जो फीमेल एजुकेशन रेट है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, उसमें वृद्धि हुई है। भारत की महिला साक्षरता दर 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 70.3% होने का अनुमान जताया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के कारण ये लगातार बढ़ रही है। सरकार ऐसी जागरूक योजनाएं लेकर के आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं 2015 में हरियाणा के पानीपत से ही शुरू की गई थी, ताकि महिलाओं को संरक्षण दिया जा सके और उनको ऊपर आगे बढ़ाया जा सके। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान शामिल हो, ऐसा प्रोत्साहन दिया गया था। लगभग 15 से 24 वर्ष की अगर मैं बात करता हूं तो इस आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं या लड़कियां हैं, साक्षरता दर 96% हो चुकी है, जो बढ़ती हुई शिक्षा पहुंच को दर्शाती है कि किस कदर महिलाओं में शिक्षा की जो पहुंच है वो बढ़ रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ग्रामीण, शहरी और राज्यवार असमानताएं जो बनी हुई है, वो केरल और मिजोरम जैसे राज्यों में अगर मैं देखूं तो महिला साक्षरता दर लगभग सार्वभौमिक है। वहां इक्वली बढ़िया तरीके से महिलाओं को पढ़ाया जा रहा है और अच्छे से उनको ग्रोथ किया जा रहा है। जबकि बिहार और राजस्थान काफी पीछे। अगर इस रेट में मैं देखूं तो सबसे पीछे है बिहार और फिर है राजस्थान। आज भी इसके पीछे का कारण क्या है? तो आज भी इसके पीछे का कारण है सोच पर निर्भर करना। महिलाएं पढ़ेंगी तो क्या होगा, आज भी उनके मन में ये विचार है। आज भी वो महिलाओं को पढ़ाने से पीछे हटते हैं। कार्यबल में बढ़ती भागीदारी, जो कार्यबल है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो,
चाहे वो बात देश में सेना की हो, चाहे वो बात देश के प्रशासनिक कार्यों की हो, चाहे वो बात देश में राजनीति की हो, चाहे वो बात शिक्षा की हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। महिला श्रम बल अधिकारी भागीदारी दर से उत्साहजनक वृद्धि देखी गई है। उसमें बहुत ही उत्साहजनक वृद्धि आप देख पाओगे, किस प्रकार से उत्साहजनक वृद्धि हुई है। साल अगर मैं बात करूं 2023-24 की, तो 41.7% तक ये वृद्धि पहुंची है, जो एक दशक पहले 30% तक सीमित थी। अब कितनी हो चुकी है 23-24 के अनुसार? 41.7, लगभग 11% की वृद्धि ये देखने को मिली है इस बीच। और अगर मैं बात करूं लगभग विशेष रूप से औपचारिक क्षेत्र जैसे कि गिग अर्थव्यवस्था और आईटी सेक्टर, स्वास्थ्य सेवा, इन क्षेत्रों में भी इनकी वृद्धि देखने को मिली है। महिला स्वरोजगार 2017 के अनुसार एक रिपोर्ट आई, जिसमें 51.9 से बढ़कर 2024 में 67% ये भागीदारी देखी गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं स्वरोजगार में 2017 में 51% था, 2024 में 7 साल के अंदर अंदर 16% की वृद्धि देखी गई, जो बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमिता के अवसरों को संकेत देती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत में उद्यमिता, आर्थिक स्वतंत्रता, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे कि एमएसएमई इसमें शामिल हैं, पिछले दशक की तुलना में लगभग 2 गुने हो गए। 2023-24 में 1.92 करोड़ उद्यम हुए हैं, ये देखे गए। उसके अलावा भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी अगर मैं बात करूं 2010-11 में तो 17.4% थे। ये महिला ई हार्ट 2017 की रिपोर्ट 2010-11 की रिपोर्ट 17.4%, जबकि 2023-24 की रिपोर्ट 26.2% थी। जो पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और महिला ई हार्ट जैसे पहलों से प्रेरित होकर बढ़ती महिला उद्यमिता और आर्थिक भागीदारी को दर्शाती है कि किस प्रकार से उनकी उद्यमिता और उनकी भागीदारी बढ़ रही है, इन चीजों को दर्शाने का काम कर रही है। हालांकि उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो राजनीति प्रतिनिधित्व की बात करता हूं, पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फीमेल्स का एक प्रभुत्व देखूं तो कितना रहा है, तो 2025 तक लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी 13.6% थी। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं निर्वाचित हुई, जो 17वीं लोकसभा में से 14.4% अधिक थी और 78 महिलाओं से थोड़ी गिरावट देखी गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत बना है, पंचायत हो गई, जिला परिषद हो गया, एमएलएज हो गए, इनमें ज्यादातर देखने को मिला है। पंचायती राज संस्थाओं में 46% प्रतिनिधित्व महिलाएं हैं, 46% सरपंच वगैरह महिलाएं बनी हुई हैं, जिन्हें 50% तक आरक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रावधानों का समर्थन प्राप्त है। ये सभी समर्थन महिलाओं के लिए किए जा रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, आपको देखना होगा। उसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना क्या कहती है? इस योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको PMVY के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मातृ सहायता योजना गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, फाइनेंशियली हेल्प करती है। मातृ स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रदान करती है, सुधार करती है, उनमें सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे महिलाएं सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। कानूनी और सामाजिक सुधारों की अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बारे में जानकारी देती है। हालांकि महिलाओं के साथ भेदभाव भी होता है, हिंसा भी होती है, उन चीजों से निपटने के लिए जानकारी भी दी जाती है, उनको बताया भी जाता है किस प्रकार से इन कानूनों से निपटा जा सकता है, इस प्रकार से उनकी हेल्प भी करती है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे लैंगिक समानता है, महिला अधिकारों की बात आती है। लैंगिक समानता में महिला अधिकारों पर अभियान धीरे धीरे संस्कृतियों की अपेक्षाओं को पुनर्परिभाषित करने के लिए और महिलाओं को आत्मविश्वास का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए क्रिकेट में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसे सितारों ने भारत को 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक T20 श्रृंखला में जीत दिलाई।
आपने देखा होगा स्मृति मंदाना का कैसा प्रदर्शन रहा, हरमनप्रीत कौर कैसी कैप्टन साबित हुई है। इन्होंने भी नई पीढ़ी की लड़कियों में, फीमेल्स में एक उत्साहवर्धन किया है, उनको मोटिवेट किया है ताकि वो भी आगे बढ़े और अपनी कामयाबी के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित हो। भारतीय महिला एथलीटों का ओलंपिक प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव, लैंगिक समानता पर चर्चा को बढ़ावा देता है। जो महिलाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं उनको देख करके लैंगिक समानता पर चर्चा करने का मौका मिलता है। फागुनी नायर नायिका जिसे बोला गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजी और शांति एम्बकरम, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्रमुख व्यावसायिक हस्तियां भी महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में अग्रणी रही है। इन्होंने, इनसे भी महिलाओं को मोटिवेशन मिलता रहा है। आखिर महिलाएं इनसे प्रेरित होकर के आगे बढ़ती हैं। उसके आगे मैं बात करूं तो भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाएं क्या हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे पहला है श्रम बल बहिष्कार और अनौपचारिकता। श्रम बल बहिष्कार क्या है और अनौपचारिकता क्या है? तो महिलाओं को औपचारिक रोजगार से प्राणलीगत बहिष्कृत का किया जाता है या बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। क्यों? तो जिसके कारण जो महिलाएं हैं वो कम वेतन वाले औपचारिक या अवैतनिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रह जाती हैं। जब उनको मौका ही नहीं दिया जाएगा तो फिर वो कम वेतन वाली जगहों पे काम करेंगी। ये एक प्रकार से अवैतनिक यानी कि घरेलू काम करना शुरू कर देंगे। 90% से ज्यादा कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। 90% से ज्यादा महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, जहां उन्हें सामाजिक सुरक्षा और एक प्रकार से मैं कहूं कैरियर विकास का अभाव, वहां पर सोशल डिफेंस भी नहीं मिलता, कैरियर भी अच्छा नहीं बन पाता, इसलिए वो कम मतलब विकसित हो पा रही है। जबकि भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी पुरुषों की तुलना में लगभग आधी और वैश्विक औसत 48.7% से भी कम है। इससे आर्थिक निर्भरता और कमजोरी और गहरी होती जा रही है। इससे इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है या वीकनेस है वो बहुत गहरी होती जा रही है, ये हम कह सकते हैं। इसके अलावा भारत में कृषि का महिलाकरण एक महत्वपूर्ण विकासात्मक प्रवृत्ति है। जैसे भारत में कृषि का महिलाकरण किया गया, विकासात्मक, ताकि महिलाएं भी खेती में योगदान दे सके। 2025 तक कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 42% हो चुकी है और पिछले दशक की तुलना में 135% की वृद्धि हुई। लगभग अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक अल्पप्रतिनिधित्व, दिखावेबाजी, संसद 18वीं लोकसभा में महिलाओं के पास 14% सीटें हैं तथा राज्य विधानसभा में यह संख्या और भी कम है। राजनीतिक शक्ति को सरपंच पति प्रणाली जैसी प्रथाओं द्वारा कमजोर कर दिया जाता है। यानी कि कोई फीमेल सरपंच बन जाती है तो उसका हस्बैंड नेतृत्व करेगा। क्यों करेगा? अगर पढ़े लिखे हो तो अब की बार कोई सरपंच का हस्बैंड आता है कि मैं हूं, तो उसको बोलो भाई निकलो यहां से, जो सरपंच बना है उसे लेकर के आओ, वो फैसला करेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये महिलाओं की स्थिति को कमजोर करने के ऊपर जोर दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जहां पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिलाओं की ओर से कार्य करते हैं, यद्यपि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण का वादा किया गया था। 2023 में एक अधिनियम चलाया गया था, नारी वंदन अधिनियम आया था, उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। और कार्यान्वयन में देरी वास्तविकता प्रतिनिधित्व को कमजोर करती है, इस बारे में बातें कही गई। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें हैं, जैसे कि लिंग आधारित हिंसा, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सामना करना पड़ता है। 2022 में 4,45,000 महिलाएं, इससे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। घरेलू हिंसा के, यौन उत्पीड़न के, दहेज हत्या सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध के व्यापक रूप से मामले फैले हैं। अगर मैं बात करता हूं अपर्याप्त कानून प्रवर्तन और गहरी जड़ें, जमाए सामाजिक दृष्टिकोण प्रभावी सुरक्षा में बाधा डालते हैं तथा भय पैदा करते हैं। उसके अलावा जो महिलाओं की सार्वजनिक जो भागीदारी है, पब्लिकली जो पार्टिसिपेशन है, उनका गतिशीलता को प्रभावित करता है। बाल विवाह 2023-24 की रिपोर्ट बता रहा हूं, 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया गया। क्यों भाई, किस लिए? ये उनकी क्षमता है, जो उनकी योग्यता है, वो उनके आगे बढ़ने के सपने हैं, उन पर पानी फेरने का काम हो रहा है। वो बेचारी
उस उम्र में सोच नहीं पा रही है, आपने उस उम्र में उसकी शादी कर दी, तो ये भी एक नुकसानदायक चीजें हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दहेज जैसी हानिकारक प्रथाएं हैं, कानूनी बंधों की बात की जाए, उसके बावजूद जो महिलाएं हैं उनको श्रम और उनकी क्षमता को आंकने के लिए लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य असमानता है, लैंगिक अपेक्षा है, सुधारों के बावजूद कुछ प्राणीलिगत चीजों की अगर बात की जाए तो वो उनके स्वास्थ्य में बाधाएं बनी हुई हैं। एनएफएचएस की रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 5वीं रिपोर्ट आई, इसकी अगर मैं बात करूं तो 15 से 49 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं, 57% महिलाओं में एनीमिया की कमी पाई जाती है, आयरन की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अच्छे खासे सुरक्षा अधिनियम लागू कर रखे सरकार ने, फिर भी उनका फायदा नहीं उठाया जा रहा। क्यों? या तो महिलाएं जागरूक नहीं है, या फिर वो पुरुष ताकत इतनी प्रबल है कि वो उनको इस प्रकार की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, या उनको समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसा इसके पीछे हो सकता है। एक प्रकार से मैं किसी एक पक्ष का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं कह सकता, बट समझने में बात जरूरी है उन चीजों की। इतनी सुरक्षा अधिनियम चलाने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है तो पुरुषों को, फीमेल्स को जागृत करना होगा और उनको जागरूक बनाना होगा। हम हेल्प करेंगे उस चीज में, बट हम अपनी ही अगर हीन सोच को दर्शाते हैं तो फिर हमसे नीच कोई भी नहीं। अगर हम लैंगिक असमानता दिखाते हैं कि भाई नहीं मैं क्यों मदद करूं, ये फीमेल है मैं पुरुष, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल रोंग है और गलत वे है। सभी को समानता के आधार पर देख करके चले। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इससे उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर भी हुई है, एनीमिया की कमी आई है। तो मातृ कुपोषण खासकर देखने को मिला है। अपर्याप्त निवारक स्वास्थ्य है, देखभाल महिलाओं की जो दीर्घायु है, कार्यबल उत्पादकता है सीमित करती है, जिससे समग्र राष्ट्रीय विकास प्रभावित होता है। मातृ कुपोषण देखने को मिला है। नवजात शिशु की माता है, उसको खाने पीने का पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। क्यों? किस लिए? वो सब समस्याएं बनी हुई है, वो समस्याएं इस चीज को दर्शाती है। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो महिलाओं के प्रति जो वॉयलेंस है, जो उनके प्रति जो अत्याचारी घटनाएं हैं, वो इंक्रीज हुई है 12.9% 2018 से लेके 2022। ये रिपोर्ट है इंडिया की, जिसमें 12.9% की वृद्धि देखी गई। ये देख सकते हो आप बढ़ती हुई चीजों। अगर मैं बात करूं 2018 में 58.8% से 62% हुई। 2020 में 56, एक बार गिर के आई थी 2019 से 20 तक, फिर 2020 में फिर चढ़ी तो ये 64%। 2022 में फिर चढ़ी है 66%। एक बार गिरी थी लेकिन उसके बाद फिर चढ़ गई। उसके बाद क्यों गिरी थी? जागरूकता फैली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहां गई वो जागरूकता? तो ये अत्याचार क्यों, किस लिए? तो ये चीजें देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट दर्शा रही है प्रति लाख वुमेन के ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है, उसको, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसका दर्शा रही है। भारत सरकार के द्वारा कुछ पहल की गई हैं जो इन चीजों को दर्शाती हैं। भारतीय महिला सशक्तिकरण को समर्थन देने वाले प्रमुख प्रावधान क्या है, जो इनके सशक्तिकरण को प्रावधान देते हैं? आज महिलाएं अपने अधिकारों को जान लो, भविष्य में यदि होता है तो इन अधिकारों का प्रयोग करें। कानूनी संवैधानिक उपाय की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 14 जो सभी को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 यदि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, यदि आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो इसका, ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसका यूज कीजिए। अनुच्छेद 16 रोजगार में समान अवसर, यदि आपको कोई लैंगिक आधार पर रोजगार देने से मना करता है, आप अनुच्छेद 16 का प्रयोग कीजिए और उसको कठोर से कठोर सजा हो सकती है। अनुच्छेद 39D समान कार्य की अगर बात की जाती है तो समान कार्य में एक प्रकार से समान वेतन की बात यहां पर, पुरुषों के बराबर कार्य कर रहे हो, पुरुषों को बराबर वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य परिस्थिति और मातृत्व राहत, यदि आप कोई काम कर रहे हो और आप प्रेग्नेंट हो तो आपको मातृत्व राहत भी दी जाएगी। आप बच्चे को स्तनपान करवा रहे हो तो आपको राहत भी दी जाएगी, अनुच्छेद 42 कहता है। सरकारी पहल क्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिला उद्यमियों के लिए ऋण सहायता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देता है। महिला ई हार्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मंच, महिला सशक्तिकरण केंद्र, ग्राम स्तरीय और कौशल विकास कार्यक्रम चलाया गया है।
उसके अलावा कामकाजी महिला छात्रावास, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित आवास दिया गया है। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश सुविधा दी गई है। मिशन शक्ति, इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। हम भी मिशन शक्ति के तहत लड़कियों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं और उनको अच्छे से अच्छे जॉब के लिए तैयार करते हैं। हमने भी एक मिशन शक्ति बैच लॉन्च कर रखा है। कोई भी लड़की यदि पढ़ने की इच्छुक है तो इस मिशन शक्ति बैच के तहत हम भी आपको आपके सपनों को उड़ान देने का काम करते हैं। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। डॉक्टर अमित IAS अकेडमी, चरखी दादरी, हरियाणा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो मिशन शक्ति का उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना। ड्रोन दीदी योजना चलाई, ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दिया है। आपको ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता होगा, नहीं भी पता है तो याद रखो, मैंने एक बार हरियाणा की खबर में करवाया था, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वहां पर मैंने बेहतर तरीके से बताया है। तो ये चीजें हैं। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन समझौते, अगर मैं बात करूं तो CDAW की अगर मैं बात करूं 1980-1993, भेदभाव समाप्त करें, समान अधिकार सुनिश्चित करें, बीजिंग घोषणा कार्रवाई के लिए मंच 1995, आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण, संयुक्त राष्ट्र SDG 5 2030 तक लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। ये बातें यहां पर की गई। उसके अलावा महिलाओं के लिए अदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी के लिए अदर इनिशिएटिव क्या है तो मैं बात करूं तो सेफ्टी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल उनके लिए खोला गया है, इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, महिलाओं के प्रति जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उसके लिए एक ट्रैकिंग पोर्टल चलाया गया है, महिलाएं अपनी लोकेशन शेयर कर ट्रैक कर ली जाएंगी। मेरी सहेली इनिशिएटिव लागू किया गया है उनके लिए, उनकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। नेशनल डेटाबेस, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए एक नेशनल डेटाबेस लागू किया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मिशन शक्ति, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया है और महिला पुलिस वॉलेंटियर्स नियुक्त किए गए हैं महिलाओं की उसके लिए भी सुरक्षा के लिए। स्पेशल वुमेन पुलिस सेल्स लागू की गई है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं, इनको आप समझ सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध रूप से कहा था लोगों को जागरूक करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए कहा था कि महिलाओं को जागृत करना आवश्यक है। एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है और गांव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है। एक महिला के शिक्षित होने से गांव, परिवार, देश सब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यह बात पर जोर देता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में पूरा समाज परिवर्तनकारी बदलाव आते हैं। सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए समग्र नीतियां, गुणवत्ता शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से लगातार आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा। एक सतत समावेशी प्रतिबद्धता महिलाओं को भारत के भविष्य की समान रूप से निर्माता बनाने में सक्षम बनाएगी, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास दोनों को गति मिलेगी। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये कदम जो हैं ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाए जाते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बातें हैं वो आज सच होती हैं। बिल्कुल, एक महिला के शिक्षित होने से गांव, परिवार, राष्ट्र सब शिक्षित होते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए और हमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए, हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति इस क्राइम रेट को कम करना चाहिए, या मैं कहूं एक प्रकार से हमें कम तो क्या खत्म ही कर देना चाहिए। ये क्राइम रेट करना ही चाहिए, महिलाओं को भी बराबर जीने का अधिकार देना चाहिए। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज अपनी खबर को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।